सब राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई से योम आज़ादी पर एहतजाज ना करने की अपील की है। देखें, ये सबसे पहले तो मेरे ख्याल से दाखिली सियासत में ये बात अहम है कि जो सज़ाएँ आज हुई हैं, जी यास्मीन राशिद साहिबा को सज़ा हुई है और आलिया हमज़ा साहिबा को सज़ा हुई है, जी महमूद रशीद साहब को सज़ा हुई है, एजाज चौधरी साहब को सज़ा हुई है, आलिया हमज़ा, जी सनम जावेद साहिबा, इन सबको सज़ा हुई है। इनमें मेरी बात आज हुई तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं और उनके रहनुमा भी, तो उनको बड़ी हद तक यकीन है इस बात का कि ये अदालतें जब बड़ी अदालतों में मुकदमा जाएंगे तो वहाँ पर ये चैलेंज होंगे और उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक और ये बहुत ज़रूरी है इनके वकला के लिए कि ये इन केसेस को मुकम्मल तौर पे जो है, क्योंकि इसमें जो एक बात मैंने पहले भी कही थी और मैं उसको अब ज़ाहिर है नहीं, क्योंकि सारे जो हैं वो उसमें वकला में एक तो ज़ाहिर मुकदमात बहुत हैं और उनमें जाना पड़ता है, लेकिन ये कि वो चूँकि सारा फोकस जो है वो मतलब है कि इमरान खान की तरफ है, खान साहब की तरफ ज़्यादा, तो बाकी उसमें जो मुकदमात हैं, अब कुछ लाहौर में, कुछ बाकी जगहों पे, तो वो वहाँ पे प्रॉपर जो है अदालतों में शायद वो केसेस उस तरह से फोकस नहीं कर पा रही उनकी वकला की टीम जिस तरह से करनी चाहिए। तो अगर ये मैंने पहले भी इनसे कहा था कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि ये इस तरह से ये लाहौर में ये केसेस, ये टीम जो है, वकला बहुत इनके फ़ाल हैं, लेकिन ये कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ लाहौर में हो, कुछ यहाँ पे हो, कुछ ये, तो वो, लेकिन चूँकि एक जगह कंसंट्रेशन होती है तो उसके नतीजे में बहुत से मुकदमात की सही तरह से पैरवी नहीं हो पाती। तो अब यह है कि मेरा ख्याल है अब ये कह रहे हैं कि इन मुकदमात को हम बड़ी अदालतों में चैलेंज करेंगे और वहाँ से इनको उम्मीद है कि ये उसमें इनको रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 14 अगस्त को तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यौम आज़ादी तो बहरहाल भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा, बाकी उसमें एहतजाज का और बाकी क्या उसमें फैक्टर्स आते हैं वो फिर जब होगा तब देखेंगे। और आज जो है वो दिल कुछ इसलिए भी बोझल है कि आज सुबह जो है वो जब ये तलाई के 5 अल जज़ीरा के जो से काम करने वाले, यानी तकरीबन सारी ही टीम अल जज़ीरा की जो गज़ा में थी, वो सारी ही वो शहादत के मर्तबे पे फाइज हुए नौजवान, और उसमें अनस शरीफ और मोहम्मद कुरैदा, अब इनकी तदफीन कुछ देर पहले हुई, तो तकरीबन सारा गज़ा जो पहले ही ज़ख्मों से चूर चूर हैं लोग, तो वो सारे ये समझते थे, और यही था, ऐसे ही था कि गज़ा की जो भी आवाज़ बाहर आती थी, कोई सिसकी भी या कोई चीख भी या कोई कुछ भी, तो इन्हीं के ज़रिए होती। ये जो टीम थी, ये नौजवान जो थे, ये अल जज़ीरा की पूरी टीम थी। वहाँ पे आप जितने भी मनाजिर देखते थे अब तक अल जज़ीरा के, बेशुमार लोग वहाँ पे, कुछ 300 के लगभग सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो भी आपको आवाज़ आती थी, अब दोबारा ये इन सब को निकाल दिया था बाहर। उसके बाद ये हुआ था कि ये जो हैं ये सेटेलाइट वगैरह बंद कर दिए थे, फिर उसके बाद जो इमदादी जैसे ही वापस अंदर गए तो फिर ये इनमें से बहुत से लोग दोबारा चले गए थे। तो ये इन्होंने, मैंने भी अल जज़ीरा से इनके बात की वहाँ पे, जो इनकी ब्यूरोज़ हैं और बाकी जगहों पे, तो इन्होंने ज़िद करके लड़ के ये कहा था कि नहीं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो गज़ा में लगाई जाए, और गज़ा में इनका कहना ये था कि हम गज़ा में ही, मतलब वहीं हम रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता, और वो गज़ा में ही रहते थे और बच्चों के साथ खेलना और दोस्त अहबाब और सारा। तो यही ये जो तस्वीर जितनी भी हैं, चाहे वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का कत्ले आम हो, वो जो दरमियान में मैसनरीज घुसे हुए थे, या ये है कि जो कुछ भी वहाँ से इन दिनों में होता रहा, जो भी मनाजिर आते रहे, तो वो यही अल जज़ीरा के ही लोग थे। बाकी कोई भी मीडिया वहाँ पर किसी भी ज़राए इब्लाग़ के लोगों को जाने भी नहीं दिया गया। और यह है कि फिर वहाँ चूँकि एक अंदर खाना जंगी करवाने की कोशिश की गई कि फ़लस्तीनियों से लड़ जाएं अंदर, और वो भी दरमियान में जो प्लान
कामयाब खाक होना था, लेकिन उसमें लोग शहीद हुए, तो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए थे वहाँ पे लोग कि कोई ऐसे नए लोगों को ना आने दें कि जो वहाँ पे मुखबरी करें। और ये बात पहले भी हमने की थी कि वहाँ एक पैरेलल हमास के बंदे मुकाबले खाना जंगी की भी नेतन्याहू ने कोशिश की। तो ये बहुत आज वहाँ पे अफसोस और लोग बहुत रो रहे थे वहाँ पे, और बहुत सदमा, और अल जज़ीरा के साथ और इनके सारे अहल खाना के साथ हम अपनी जानिब से भी और तमाम पाकिस्तान की जानिब से जो है हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि इनके दर्जात बुलंद करे और इनको बस देखते हैं। और अब गज़ा की जो अपडेट्स हैं उसमें बाद में बात करूँगा, ज़रा डिटेल में जो वहाँ से आ रही हैं इतलात, और काहिरा में क्या हो रहा है, और काहिरा आज फोकस है। लेकिन यह है कि जो जुमे को मुलाकात होने जा रही है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ सिलसिला। जुमे को जो मुलाकात होने जा रही है 15 अगस्त को, जो कि अलास्का में होने जा रही है, और अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। और इस मुलाकात को ये एक तारीखी मुलाकात है। सही, मतलब तारीखी से मुराद ये नहीं कि कोई 1-2 दिन की, 5 दिन की, ये इस मुलाकात में बहुत बहुत कुछ हो सकता है। तो इस मुलाकात को मनसूख करवाने के लिए भी दुनिया में बहुत से मुल्क, बहुत सी लॉबीज़, बहुत से ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव हैं कि किसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की जो 1-on-1 मुलाकात है वो उसको कैंसिल करवा दिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये बिल्कुल पड़ोसी हैं। सही, यानी एक तरह से देखा जाए तो रशिया और अमेरिका जो है बिल्कुल अलास्का, अच्छा अलास्का जो फ़रोख्त किया था जब इन्होंने, मैं इसमें सिर्फ ये बात बताता चलूँ कि ये 1867 में जब रशिया के जो ज़ार थे अलेक्जेंडर दोइम, उन्होंने जब फ़रोख्त किया था 7.2 मिलियन में, तो उस वक्त फ़रोख्त उन्होंने इसलिए किया था कि अगर फ़रोख्त वो ना करते तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त के रूस का, यानी बरतानिया, उस पर कब्ज़ा कर लेता। तो बरतानिया जो था वो उस वक्त रूस और अमेरिका, जो आज का अमेरिका, उस वक्त जो भी स्टेट्स थी, उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन जो है, दोनों का मुश्तरका दुश्मन, वो बरतानिया था। तो बरतानिया कब्जा कर लेता अलास्का पे। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि एक तो ज़ाहिर ज़रूरत भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उधर भी, रशिया का क्रीमिया की जंगें और बाकी बहुत सारे मामला वहाँ चल रहे थे। लेकिन यह है कि असल बात यह है कि दोनों का मुश्तरका दुश्मन बरतानिया था। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि बरतानिया कहते ये ना लगे, और ये जो है ये इसको अमेरिका ने फिर ख़रीद लिया। वहाँ पे 7.2 मिलियन, जो कि आज के तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि अलास्का में ये मुलाकात होने जा रही है, और दुनिया इसलिए परेशान है क्योंकि एक तो अलास्का में दूर दराज का इलाका, और वहाँ पर ना कोई मुजाहरे, ना कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, ना वहाँ पर जो है वो ये भी नहीं कि जी जैसे होता है ना कि जी आप जनीवा में हैं तो आधी दुनिया पहुँची हुई है देखने के लिए, या किसी और जगह है तो लोग हैं ये वो। तो मीडिया की भी रिस्ट्रिक्शंस, और बस बिल्कुल ये दोनों के दरमियान जो है 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है अलास्का में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अलास्का को बिल्कुल आप ये समझें कि बिल्कुल यानी वो उठ के इधर से इधर आ जाएंगे और ये उठ के इधर से इधर चले जाएंगे। ये पास तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि ये जो एनकोराज का शहर है अलास्का का, जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ पे, तो ये जो शहर है एनकोराज का, ये वाशिंगटन डीसी से जब फ्लाई करेंगे एयरफोर्स 1 में, अगर वाशिंगटन डीसी से फ्लाई करते हैं तो 8 घंटे की फ़्लाइट है अलास्का की, और वो अगर मॉस्को से आते हैं तो उनकी 9 घंटे की फ़्लाइट है। तो यहाँ से 8 घंटे फ्लाई करके ट्रंप पहुँचेंगे अपने ही मुल्क की एक रियासत में, और उधर से ट्रंप साहब, जो पुतिन साहब हैं, इधर से ट्रंप साहब पहुँचेंगे 8 घंटे फ्लाई करके अपने ही मुल्क की एक रियासत में।
जो कि नॉन कॉन्टिजियस यानी जिसका कोई बॉर्डर नहीं है अमेरिका के साथ, अलास्का। और दूसरा प्यूटिन जो है मॉस्को से जो यहाँ का जो फासला है वो 9 घंटे की फ़्लाइट है, तो वो 9 घंटे फ्लाई करेंगे या 8 घंटे फ्लाई करेंगे, तो एक लंबी फ्लाइट्स लेके वो यहाँ पे पहुँचेंगे मिलने के लिए, और फिर इनकी ये मुलाकात होगी। अच्छा, मुलाकात में ज़ाहिर है यूक्रेन, अच्छा जेडी वेंस की कोशिश है, उन्होंने कहा भी और पॉसिबिलिटी अभी भी है इस बात की कि किसी मरहले पे वो स्टैंड बाय रखें ज़ेलेंस्की को, कि मतलब अगर होता है ना कि एक रात दो दिन स्टे कर लिया, एक दिन स्टे, लेकिन पहले तो मिलना है पुतिन और ट्रंप ने, लंबी डिस्कशन है उनकी। किसी मरहले पे वो जेडी वेंस ने जो चूंकि छुट्टियां गुजार रहे थे यूरोप के अंदर, वो ये तो यूरोप बरतानिया में गुजार रहे थे, तो यूरोप के लीडर्स को उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ भी एक मुलाकात करवा दी जाए, ये नहीं एक ट्रायलेटरल समिट हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले पुतिन के साथ ट्रंप की सारी बात हो जाए। अगर माहौल बन गया, अगर ट्रंप मान गए बात पे, सारा कुछ तय हो गया, तो फिर उसके बाद जो है ज़ेलेंस्की को हम कह देंगे ठीक है आ जाओ, वरना बाद में देखा जाएगा कभी। अभी तो ये है कि हम 2 शख्सियत तय करने जा रही हैं। अच्छा, एक बात जो भी शख्सियत इस नशिश को देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, और वो तो मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि यूक्रेन की जंग का ताल्लुक आर्कटिक से है। ये बात मैंने गालिबन की है पहले कि आर्कटिक से यूक्रेन की जंग जो है वो यूक्रेन तक नहीं रहेगी, बल्कि आर्कटिक के साथ उसका एक ताल्लुक है, और एक बड़ा फ्यूचर का जो जंगी मैदान है, या उसको जो भी कहा जाए, बैटलफील्ड भी कहेंगे, तो वो आर्कटिक है। और अलास्का जो है वो अमेरिका का वो हिस्सा है जो आर्कटिक को के साथ है, ठीक है। और उधर रशिया है बहुत बड़ा, और इधर तो अलास्का की एक इम्पॉर्टेंस जो है वो ये भी है कि अलास्का जो है वो आर्कटिक में अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाली रियासत है। सही। अच्छा, अब यहाँ जो है वो ये ज़हन में रखें कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे 8 अगर आर्कटिक नेशंस हैं, अगर हम कोई मैप यहाँ दिखा सकें और 8 आर्कटिक नेशंस को देख सकें, 11वीं अगर हम स्लाइड देखें तो इसमें कनाडा है, इसमें सबसे ज़्यादा तो रशिया है, फिर उसके बाद अच्छा अब इसमें 2 मुल्क ऐसे हैं, 2 मुल्क जो कि आर्कटिक में हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़रों में हैं। ये ज़हन में रखें, ये इस नक्शे को यहाँ अगर रोकें अगर हम आर्कटिक में, तो वो तो अलास्का नज़र आ गया ना, बिल्कुल यहाँ पे रोकें जी, वो तो देखिए हमें ब्लू में अलास्का नज़र आ गया, ठीक है। अगर ब्लू में हमें अलास्का नज़र आ गया, और येलो में कितना बड़ा रशिया है, ऐसे ही है ना, येलो में कितना बड़ा रशिया, थोड़ा सा अमेरिका है, और वो हमें ब्लू में नज़र आ रहा है। लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़र है, और वो यहाँ पे हैं, एक है कनाडा और एक है ग्रीनलैंड। अच्छा, अब मुझे ये, अब देखें ना, अब ये एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, मतलब इसको मैं ऐसे ही होता है ना। अब इस आर्कटिक के मैप को देखें, यहां पर अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हैं, इधर से जनाब आ रहा है रशिया से ट्रैवल कर रहे हैं जनाब पुतिन। एक है कनाडा जो वो कहते हैं ये मेरी रियासत होगी, और उसको फारिग किया हुआ कनाडा पर टैरिफ वैरिफ डाल के उन्होंने। एक है वो कहते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि ये तो हमारा बनेगा और ये मिनरल्स हैं और फलाना है ढिमाकना है उधर से। अच्छा, बाकी है क्या, वो भाई छोटा सा नॉर्वे है, वो नन्ना सा आइसलैंड है, वो छोटा मुन्ना सा फिनलैंड है और स्वीडन है। असल तो ये मुल्क है 2, अगर आप इस मैप में देखें तो कनाडा और ग्रीनलैंड। तो अब आप नोइंग प्रेसिडेंट ट्रंप्स पर्सनैलिटी, अलास्का में वो बैठे हैं और उनको पता है कि मैं जहां पर आया हूं तो ये एक कनाडा है और इधर ग्रीनलैंड और सामने से आ रहा है मेरा पड़ोसी। तो आपका ख्याल है कि ये ग्रीनलैंड और कनाडा डिस्कस नहीं होगा? मुझे बड़ी हैरत होगी अगर ग्रीनलैंड और कनाडा यहां डिस्कस ना हो, क्योंकि दोनों पे प्रेसिडेंट ट्रंप की नजरें हैं, ठीक है। और नजरें उनकी क्यों है? कनाडा में ऐसी क्या चीज है जो उनको बड़ी बहुत प्यारी लगती है? कनाडा में क्या चीज है? आर्कटिक। ग्रीनलैंड में क्या चीज है? आर्कटिक, मिनरल्स और आर्कटिक, ठीक है। अगली जो बैटलफील्ड है वो आर्कटिक है, ध्यान में रखें। और ये मैं इसमें अलास्का की जो मैंने आपसे बात की ना कि अलास्का वो जगह है जो कि अमेरिका की एक चोंच है आर्कटिक के अंदर। अच्छा, अब यहां पर मिनरल्स भी हैं
और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आप ये समझें कि मिनरल्स भी हैं, यहाँ पर ऑयल भी है अनटैप्ड। ये जब से ये शुरू हुआ है पूरा जो ये क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है और बहुत वहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आना है, वो यहाँ पर आना जो है वो दो तीन चीज़ों को की इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। एक तो ये है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, ये सबसे नॉर्दर्न सी रूट, नॉर्दर्न सी ऊपर शुमाल, ये नॉर्दर्न सी रूट जो है ये सबसे छोटा रास्ता है जिससे रशिया कनेक्ट होता है यूरोप के साथ। यानी एक तो है ना, रशिया पूरा गुजारता है साउथ चाइना सी, फिर गुजारता है वो इंडियन ओशन, फिर गुजारता है वो पैसिफिक, फिर गुजारता है ये जनाब नहर सुइज और ये और पूरा और बाब मंदल, भाई सारा गुजूर के फिर यूरोप तक आता है। दुनिया की 80% तिजारत तो समुद्रों से हो रही है ना, तो ये समंदर तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इशू ये है कि ये तो पूरा वो लंबा रशिया गुजार के यहाँ तक यूरोप तक पहुँचता है, लेकिन वो जो ऊपर नॉर्दर्न रूट है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट डायल है ना। अगर आप फिर दोबारा नॉर्दर्न रूट को देखें तो वो बिल्कुल सीधा वो रशिया को जोड़ता है, बीच में थोड़ा सा अब ये बेरिंग का सी और बाकी नॉर्दर्न सी वगैरह, और सीधा वो आके ये नॉर्वे के ऊपर आके ये यूरोप के साथ वो रशिया यूरोप से कनेक्ट हो जाता है।